वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम ले रहे हैं नया टॉपिक त्वरक की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर। प्रोफेसर क्लार्क, प्रोफेसर फिश, प्रोफेसर हिग्स तथा प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा विकसित त्वरक सिद्धांत समष्टि आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ हमने पहले पढ़ा था गुणक की अवधारणा, और उसमें हमने देखा था कि गुणक सिद्धांत के द्वारा स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय के माध्यम से आय में होने वाली कई गुणा वृद्धि की व्याख्या की जाती है। वही त्वरक सिद्धांत उत्पादन तथा आय में होने वाली वृद्धि के कारण व्युत्पन्न मांग के परिणाम स्वरूप, यानी कि डिराइव्ड डिमांड के परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश में कई गुना वृद्धि का विश्लेषण करता है। जहाँ गुणक के अंतर्गत हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है, गुणक की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एमपीसी पर, वहीं त्वरक की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी उत्पाद अनुपात पर, पूंजीगत पदार्थों के टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी पर, और उसकी प्रतिस्थापन अवधि पर निर्भर करती हैं। गुणक और त्वरक की पारस्परिक क्रिया के द्वारा हम व्यापार चक्रों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। त्वरक देश में निवेश संबंधी निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से त्वरक जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब त्वरक क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो त्वरक सिद्धांत अर्थव्यवस्था में उपभोग अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले कई गुना अधिक परिवर्तन का विश्लेषण करता है। अब इस संबंध में प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर सैमुअलसन अपने अपने अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। पहले हम लेते हैं प्रोफेसर सैमुअलसन के विचार। सैमुअलसन कहते हैं कि उपभोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है वही त्वरक कहलाता है। समीकरण के रूप में हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, यानी कि उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उपभोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आई में जो परिवर्तन होता है, इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन होता है, उसका जो अनुपात है वह त्वरक को बताता है। यानी कि विशुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ सी टी माइनस सी टी माइनस वन, यानी कि सी टी का मतलब है टी समयावधि में उपभोग और टी माइनस वन अवधि में उपभोग व्यय। तो टी में जितना उपभोग व्यय होता है और टी माइनस वन अवधि में जितना उपभोग व्यय होता है, उन दोनों का अंतर जो है वो डेल्टा सी टी के बराबर होता है। तो यह डेल्टा सी टी जो है उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन आता है उसको हम त्वरक गुणांक के रूप में जानते हैं। तो त्वरक गुणांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी टी। तो ये तीसरी इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाती है, जहाँ पर हमने डेल्टा आई का मतलब देखा था निवेश में परिवर्तन, स्मॉल वी स्टैंड्स फॉर त्वरक गुणांक, और डेल्टा सी टी का मतलब है टी समयावधि में उपभोग व्यय में परिवर्तन। उक्त समीकरणों के अंतर्गत सैमुअलसन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता के अभाव में कुल उपभोग में निर्दिष्ट वृद्धि के लिए प्रेरित निवेश का कुल आकार कुल उपभोग व्यय में समयावधि टी में वृद्धि एवं त्वरक के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू डेल्टा सी टी, यानी कि यह हुआ हमारा निवेश में परिवर्तन, इसका मतलब हुआ त्वरक, और डेल्टा सी टी का मतलब हुआ उपभोग व्यय में परिवर्तन। अब हिग्स क्या कहते हैं? हिग्स कहते हैं
कि उत्पादन तथा आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को त्वरक कहते हैं। यानी कि त्वरक का मतलब है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, जबकि सैमुअलसन यहाँ पर डेल्टा सी लेते हैं, लेकिन हिग्स यहाँ पर डेल्टा वाई लेते हैं, जिसको आय या उत्पादन के रूप में जाना जाता है। यानी कि अन्य शब्दों में, जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन अथवा आय में वृद्धि होती है तो कुल उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, और उपभोग व्यय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। अब अगर देश में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नया पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी, और नया पूंजी निवेश यानी कि प्रेरित निवेश की आवश्यकता होगी। यानी कि अतिरिक्त क्षमता के अभाव में उपभोग बढ़ने के कारण बढ़े हुए उपभोग की पूर्ति के लिए प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्पादन तथा उपभोग बढ़ने के फलस्वरूप प्रेरित निवेश में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही त्वरक प्रक्रिया कहते हैं। प्रोफेसर हिग्स ने त्वरक का विश्लेषण उपभोग में परिवर्तन के आधार पर नहीं करके उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के आधार पर किया है, क्योंकि वह स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश हेतु पूंजीगत स्टॉक की मांग केवल उपभोग वस्तुओं से ही व्युत्पन्न नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय की किसी भी मांग से प्रभावित होती है। इसलिए हिग्स ने त्वरक को केवल उपभोग व्यय के परिवर्तन से ही संबंधित नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादन और आय में होने वाले परिवर्तन से संबंधित किया है। और समीकरण के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्मॉल वी ब्रैकेट में वाई टी माइनस 1, जहाँ पर स्मॉल वी स्टैंड्स फॉर त्वरक, डेल्टा आई जो है वो निवेश में परिवर्तन को बताता है, और डेल्टा वाई टी समयावधि में उत्पादन और आय में परिवर्तन को बताता है। यानी कि टी समयावधि की आय में से t-1 समयावधि की आय को घटाने पर हमें डेल्टा वाई टी प्राप्त हो जाता है, और डेल्टा वाई टी के कारण जो डेल्टा आई होता है उसको हम त्वरक गुणांक के रूप में जानते हैं। आजकल सभी विद्वान त्वरक सिद्धांत का जो विश्लेषण है वो उत्पादन और राष्ट्रीय आय के संबंध में ही करते हैं। अब इस सिद्धांत का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। त्वरक सिद्धांत, जैसा कि हमने शुरू में देखा, प्रमुख रूप से पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होता है, प्रेरित निवेश भी उतना ही अधिक होगा। त्वरक सिद्धांत ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न होने पर कुल उत्पादन में निर्दिष्ट वृद्धि करने के लिए प्रेरित निवेश का कुल आकार कुल उत्पादन में वृद्धि और त्वरक के गुणनफल के बराबर होगा। अब त्वरक गुणांक का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है दो बातों पर, एक पूंजी उत्पाद अनुपात जिसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, और दूसरा पूंजीगत पदार्थों की प्रतिस्थापन अवधि या टिकाऊपन जिसको हम रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब अगर त्वरक गुणांक का मूल्य इकाई से अधिक है तो अंतिम उत्पादन में निर्दिष्ट वृद्धि के लिए पूंजीगत स्टॉक की व्युत्पन्न मांग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। अब हम एक टेबल बनाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि त्वरक का जो मूल्य है वो 3 के बराबर है तथा मशीनों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो विभिन्न समयावधियों में कुल निवेश तथा कुल उत्पादन में वृद्धि के आधार पर त्वरक सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है या उसकी कार्यप्रणाली कैसे है। यहाँ पर इस तालिका में हमने सबसे पहला कॉलम लिया है समयावधि का, टाइम पीरियड का। दूसरा कॉलम हमने लिया है टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन का। तीसरा हमने लिया वांछित पूंजी यानी कि
त्वरक गुणांक का जो मूल्य हमने 3 के बराबर माना है। प्रतिस्थापन निवेश यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर हमने ली है, और विशुद्ध प्रेरित निवेश हमने लिया है V बराबर 3, और कुल निवेश हमने यहाँ पर जो है लिया है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इस कॉलम के अंतर्गत हमने लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि T समयावधि के अंतर्गत टोटल आउटपुट है 100 करोड़ रुपए का, वांछित पूंजी है 300 करोड़ रुपए, प्रतिस्थापन निवेश है 30 करोड़ रुपए, विशुद्ध प्रेरित निवेश यहाँ पर 0 है, और कुल निवेश यहाँ पर होता है 30 करोड़ रुपए। जब समयावधि T+2 पर अब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादन बढ़कर 100 से 110 करोड़ हो जाता है, और इसी के कारण यहाँ पर वांछित पूंजी 330 करोड़ रुपए की चाहिए। उसके बाद प्रतिस्थापन निवेश जो फिक्स है, जो 30 करोड़ रुपए के बराबर है, और चूंकि जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित निवेश बढ़कर हो जाता है 30, यानी कि ये 300 है और यहाँ पर ये 30 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये 30 यहाँ पे आ जाता है, और 30 और 30 दोनों मिलाकर 60 करोड़ का कुल निवेश यहाँ पर होता है। इसी तरह से आगे हम देखें तो T+3 अवधि के अंतर्गत कुल उत्पादन 130 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर वांछित पूंजी 3 गुना यानी कि 390 करोड़ रुपए, और ये बढ़कर दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 390, यानी कि यहाँ पे अंतर जो आ रहा है वो 60 करोड़ रुपए का आ रहा है, जो प्रेरित निवेश को बताता है। यह प्रतिस्थापन निवेश 30 करोड़ रुपए, और दोनों मिलकर कुल निवेश 90 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। इसी तरह से जब हम T+4 अवधि में आते हैं तो यहाँ पर उत्पादन बढ़कर 140 करोड़ रुपए का हो जाता है, यानी कि 10 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि होती है, तो इसलिए 3 गुना यानी कि 30 करोड़ रुपए की यहाँ वृद्धि हो जाती है, जो 420 करोड़ रुपए है। रिप्लेसमेंट निवेश जो है वो 30 करोड़ रुपए है, और इसमें वृद्धि हुई है 30 करोड़ रुपए, यानी कि प्रेरित निवेश बढ़कर ये जो है पहले से कम हो गया है, यद्यपि ये 30 करोड़ रुपए है, और दोनों मिलकर ये हो जाता है 60 करोड़ रुपए। और उसके बाद हम देखते हैं कि T+6 अवधि में चूंकि यह पहले से घट गया है, तो -20 जो है एक तरह से हो जाता है, यानी कि 130 में से 110 गए तो 20 करोड़ का ये जो है कुल उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण से 60 करोड़ रुपए कम इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है ये प्रतिस्थापन निवेश 30 है, लेकिन -60 ये होने के कारण जो टोटल निवेश है वो -30 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम तालिका के माध्यम से इसकी प्रोसेस को समझा सकते हैं। अब हम लेते हैं इसकी एजम्पशंस, मान्यताएं। त्वरक सिद्धांत की जो व्याख्या है वो कुछ मान्यताओं पर टिकी हुई है, जिनके होने पर यह सिद्धांत लागू होता है, अन्यथा यह सिद्धांत लागू नहीं होता। तो त्वरक सिद्धांत की जो क्रियाशीलता है उसकी कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति। त्वरक सिद्धांत उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति की मान्यता पर आधारित है, ताकि उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने पर पूंजीगत निवेश में वृद्धि हो सके। यानी कि इसमें यह मान लिया जाता है कि उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता नहीं है उत्पादन करने की, इसलिए नया निवेश करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहने पर ही त्वरक गुणांक का मूल्य स्थिर रहेगा। यदि पूंजी उत्पाद अनुपात में, कैपिटल आउटपुट रेशियो में प्रौद्योगिक विकास से वृद्धि होती है तो त्वरक का मूल्य भी बढ़ जाएगा। फिर यह भी मान लिया जाता है कि पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध होती है। त्वरक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, ताकि प्रेरित निवेश के अनुकूल मशीनों की
पूर्ति में वृद्धि संभव हो सके। इसके अलावा यह भी मान लिया जाता है त्वरक सिद्धांत के अंतर्गत कि उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी है। त्वरक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि बाजार में उत्पन्न मांग स्थायी प्रकृति की है। अगर मांग अस्थायी प्रकृति की हुई तो उत्पादक नए निवेश के लिए तैयार नहीं होंगे और त्वरक सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर अगली मान्यता यह है कि अगर उपभोक्ता मांग बढ़ने पर निवेश में वृद्धि हेतु आवश्यक वित्तीय साधन तथा अन्य आवश्यक इनपुट्स उपलब्ध नहीं हो तो प्रेरित निवेश या विनियोग संभव नहीं हो पाएंगे और त्वरक सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी कि वित्तीय साधनों और अन्य साधनों की पूर्ति भी लोचदार होनी चाहिए। नेक्स्ट है उद्योग में अनुकूल परिस्थितियां। अर्थव्यवस्था में त्वरक सिद्धांत लागू होने के लिए संबंधित उद्योगों में राजनीतिक शांति, सुरक्षा, अनुकूल वातावरण और आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए, तभी यह सिद्धांत कार्य करेगा। फिर इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि विनियोगकर्ताओं की जो मनोवृत्ति है वो भी अनुकूल हो, भावी निवेश के प्रति वे आशान्वित हो, उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो ताकि वे निवेश करने के लिए तैयार हों। अगर मंदी के समय निवेशकर्ताओं की जो मनोवृत्ति है वो निराशापूर्ण है तो यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। तो ये कुछ मान्यताएं थीं जो त्वरक सिद्धांत के अंतर्गत मान ली जाती हैं। अब इसकी आलोचना लेते हैं कि सबसे पहली आलोचना जो है उसकी मान्यताओं के आधार पर ही की जाती है। तो ये सबसे पहली आलोचना है कि वास्तव में पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहता है। इसमें यह मान लिया गया है कि पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है, लेकिन आधुनिक गतिशील अर्थव्यवस्था में, प्रावेगिक इकोनॉमी में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के निरंतर नए नए आविष्कार और उत्पादन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। अतः पूंजी उत्पादन अनुपात में भी चेंज होता रहता है और ये निरंतर परिवर्तन इसमें भी अपेक्षित रहता है। दूसरी बात कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जो उपलब्धता की मान्यता है वह भी सही नहीं है कि मंदी काल में बहुत से उद्योगों में अतिरिक्त जो उत्पादन क्षमता है वो रहती है, जिससे बढ़ी हुई मांग की जो पूर्ति है वह उस उपलब्ध क्षमता से ही कर ली जाती है और नए निवेशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और नए निवेशों की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो त्वरक सिद्धांत कार्य नहीं कर पाता। फिर पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की कल्पना निरर्थक है, क्योंकि पूंजीगत उद्योगों में भारी निवेश की लागत से बचने के लिए प्रायः आवश्यकता से भी कम उत्पादन क्षमता रहती है। नेक्स्ट, उपभोग मांग की अस्थायी प्रवृत्ति। अब यह मान लिया जाता है कि मांग जो स्थायी प्रवृत्ति की है तभी जो है इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और अपना जो है वो पैसा उद्योगों में लगाएंगे, लेकिन निवेश जो है अस्थायी प्रकृति की मांग होने पर नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि निरंतर फैशन बदलता रहता है, विज्ञापन जो है नए नए आते रहते हैं, वो भी अलग अलग वस्तुओं के विज्ञापन करते हैं। तो इस युग में चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में अगर स्थायित्व की आशा नहीं है तो नए निवेश नहीं होंगे और त्वरक लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, यह सिद्धांत उद्यमियों की निवेश निर्णय लेने में उनकी भावी प्रत्याशाओं की उपेक्षा करता है, क्योंकि अगर वे लोग भविष्य के प्रति निराशावादी हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ने पर भी वे निवेश के लिए तैयार नहीं होंगे और त्वरक का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर इसमें यह भी मान लिया गया कि साख और साधनों की पूर्ति लोचदार है, लेकिन वास्तव में साधनों की पूर्ति और साख लोचदार नहीं होती है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रौद्योगिक कारणों की भी उपेक्षा कर दी गई है, क्योंकि नॉक्स इस संबंध में कहते हैं कि पूंजीगत मशीनें
बल्कि होती है, स्थूल होती है। उनके स्थूल होने पर अतिरिक्त प्लांट केवल तभी लगाना उचित होता है जब उपभोक्ता मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। तो इन सब बातों पर त्वरक सिद्धांत जो है पूरी अपना जो है पूरा विश्लेषण नहीं करता है, इन बातों की उपेक्षा कर देता है, जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं कि इतनी आलोचनाएं की गई है, फिर भी इस सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि ये निवेश निर्णयों में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत बताता है कि उत्पादन में परिवर्तन के कारण निवेश में जो परिवर्तन होता है वह उत्पादन परिवर्तन के मुकाबले कहीं अधिक होता है। इस सिद्धांत के उपयोग से व्यापार चक्रों के विश्लेषण भी हम कर सकते हैं और उसमें भी हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। अब हम एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हम लेते हैं गुणक और त्वरक में क्या अंतर है। तो जहाँ गुणक निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन की व्याख्या करता है, वहाँ त्वरक आय में परिवर्तन के फलस्वरूप शुद्ध निवेश में हुए परिवर्तन की व्याख्या करता है। दूसरा अंतर हम ले सकते हैं कि जहाँ गुणक डिपेंड करता है एमपीसी पर, त्वरक का मूल्य निर्भर करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो पर, यानी कि पूंजी उत्पाद अनुपात पर। गुणक अंततः चूंकि मनोविज्ञान पर आधारित है, साइकोलॉजी पर आधारित है, जबकि त्वरक टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। इसी तरह से गुणक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता पर मान्यता पर आधारित है, जबकि त्वरक देश में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति की मान्यता पर आधारित है। तो इस प्रकार गुणक और त्वरक में हम अंतर भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू।